एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण में अच संधि प्रकरण। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने संधि के विषय में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। संधि की सामान्य जानकारी कि संधि किसे कहते हैं, भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद हैं, वरदराज आचार्य की लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद हैं। तो ये सामान्य जानकारी हमने उसमें पढ़ ली थी कि संधि कहाँ पर करना अनिवार्य है, एक पद में, धातु उपसर्ग में। तो ये चीज़ें सामान्य जानकारी हमने वहाँ पर पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण में अच संधि प्रकरण। सबसे पहले अच संधि प्रकरण, इसकी परिभाषा देखेंगे। अच का अर्थ होता है स्वर, जिसको हम बोलते हैं स्वर संधि। तो अच संधि अर्थात स्वर संधि। दो स्वरों में संधि कार्य होने पर अच संधि होती है। दो स्वरों में जहाँ पर दो स्वर मिलते हैं वो जो संधि कार्य होता है वो होता है स्वर संधि अर्थात अच संधि। स्वरों को संस्कृत में अच बोला गया है, तो स्वर संधि अर्थात अच संधि। तो दो स्वरों में संधि कार्य होने पर अच संधि होती है। अच संधि के निम्न प्रकार हैं। जो अच संधि होती है उसके भेद हैं, ये कई प्रकार से होती है अच संधि। तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है सवर्ण दीर्घ संधि। सबसे पहले देखेंगे सवर्ण दीर्घ संधि। उसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि और पर रूप संधि। ये अच संधि अर्थात स्वर संधि के भाग हैं। हमने पहले पढ़ा था कि संधियां लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। अच संधि अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 5 प्रकार का, उसमें एक प्रकृति भाव संधि और एक स्वादि संधि भी थी। तो यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं अच संधि, और अच संधि के भी यहाँ पर कुछ प्रकार बताए गए हैं कि इतने प्रकार से अच संधि होती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सवर्ण दीर्घ संधि कि सवर्ण दीर्घ संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसके उदाहरण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सवर्ण दीर्घ संधि में अकः सवर्णे दीर्घ, यहाँ पर सूत्र होगा अकः सवर्णे दीर्घ। संस्कृत सूत्र, संस्कृत व्याकरण सूत्रों पर आधारित है। तो अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद करें। अक से तात्पर्य ए ई उ री लृ, ये प्रत्याहार है एक अक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में ए ई उ री और लृ ये वर्ण इसमें आते हैं। के आगे सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। के आगे अर्थात अक के आगे, अर्थात जो शब्द ये दिए हैं, आप इसको अगर संक्षेप में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि अक के आगे सवर्ण स्वर के रहने पर, सवर्ण का मतलब होता है समान स्वर, पहले जो स्वर है उसी के जैसा आगे स्वर हो। तो यहाँ पर सवर्ण, इसको हम कहेंगे सवर्ण स्वर अर्थात समान स्वर। अब अक में ए ई उ री लृ ये इसमें स्वर आते हैं। तो इन स्वरों के आगे इन्हीं जैसा अर्थात समान स्वर होने पर दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए एकादेश क्या होता है। एकादेश से तात्पर्य दो शब्दों के स्थान पर एक ही स्वर के आदेश होने से है। एकादेश क्या होता है कि दो स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर के आदेश होने से एकादेश होता है। सवर्ण दीर्घ संधि सूत्र याद करेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। अक होता है ए ई उ री लृ, ये एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में ये शब्द माने जाएंगे। इनके आगे सवर्ण अर्थात इन्हीं जैसा समान वर्ण होने पर उसको दीर्घ एकादेश हो जाता है। अर्थात दोनों जो शब्द हैं उनको, दोनों जो वर्ण हैं उन दोनों को मिला करके एक वर्ण बना दिया जाता है। यहाँ पर समझेंगे आप, कुछ नीचे उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे अक में ए या आ के बाद में ए या आ, तो उसको आ हो जाएगा। ये जो
सवर्ण की बात करें तो ए और आ दोनों एक ही समुदाय के वर्ण माने जाते हैं। उ और उ ये भी दोनों एक ही समुदाय के। लृ और लृ, लृ का दीर्घ नहीं होता है तो इसीलिए लृ। ई और ई ये भी एक ही समुदाय में आएंगी, ये सवर्ण अक्षर माने जाते हैं। री और री ये सवर्ण अक्षर की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ए और आ दोनों एक ही श्रेणी के हैं। उ और उ एक ही श्रेणी के हैं। ई प्लस ई भी एक ही श्रेणी के हैं, चाहे किसी भी तरफ छोटी ई या बड़ी ई, एक पीछे मान लीजिए छोटी ई आ रही है, आगे बड़ी ई होगी, तो दोनों को मिला करके एक बड़ी ई बन जाएगी, अर्थात दीर्घ अक्षर उसका हो जाएगा। ये सवर्ण स्वर माने जाते हैं। समान स्वर, समान स्वर ए या आ, ए प्लस ए, ये इसको जब मिलाएंगे तो देखिए ए प्लस ए और उसके आगे ए या आ में से कोई भी वर्ण आ रहा है तो हम उसको आ करेंगे। उ प्लस उ है पहले, बाद में भी उ प्लस उ, अर्थात इनमें से कोई उ या उ इनमें से कोई एक होना चाहिए, बड़ा उ हो जाएगा। लृ और उसके आगे लृ होना चाहिए तो लृ ल हो जाएगा, इसका सॉरी लृ हो जाएगा। ई और ई, इसके चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई, इसके आगे भी ई कौन सी भी हो सकती है, चाहे छोटी ई या फिर बड़ी ई, दीर्घ ई हो तो उसको दीर्घ ई हो जाएगा। और री, उसके आगे री होने पर उसको री हो जाएगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आप उनके माध्यम से समझेंगे। देखिए दैत्य प्लस अरि, दैत्य में क्या दिया है, दैत्य में ये जो यह है इसमें अंत में ए है, प्लस में अरि, आगे क्या हो गया अरि, आगे भी ए आ रहा है, तो दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, अपनी परिभाषा के अनुसार आ बन जाएगा। तो अपना जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दैत्यारिहि, क्योंकि ए और ए हमने मिला दिया। न प्लस अस्ति, यहाँ न में ए है और अस्ति का आगे ए, दोनों को मिलाएंगे दीर्घ हो जाएगा आ, क्या बन जाएगा नास्ति। इसी तरह से कवि प्लस इंद्र है, कवि में वी छोटी है अर्थात ई आ गई, और आगे इंद्र है भी में ई छोटी है, दोनों को मिला करके यहाँ पर दीर्घ ई कर देंगे और अपना जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा कविंद्र। वधु प्लस उत्साह, वधुत्साह, क्योंकि यहाँ पर पहले में बड़ा उ आगे छोटा उ, दोनों को मिलाया बड़ा उ बन गया वधुत्साह। पितृ प्लस ऋणम, पहले भी री है पितृ में, क्योंकि जो त्रि शब्द दिया है उसमें अंत में री है, री भी एक स्वर है, और उसके आगे स्वर दे दिया री, दोनों को मिलाया तो दीर्घ री हो जाएगा, दीर्घ री। तो क्या बन गया पितृणम। लृ प्लस लृ वर्ण है, तो लृ जो होता है ये एक स्वर है संस्कृत में, लेकिन इसका दीर्घ नहीं होता है, तो लृ प्लस लृ, तो इसमें क्या हो जाएगा लृ ही बनेगा, तो बन जाएगा इसका लृ वर्ण है। तो इस प्रकार से आपने इस संधि को समझा। अपनी शंका को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। हम जब कुछ संधियां पूरी कर लेंगे, जैसे स्वर संधि अगर अपनी पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद मैं एक आपको अच्छी तरह से कुछ और उदाहरण दे करके इनको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, समझते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।